वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो हमारा एडिटिंग का एक और दो माइलस्टोन्स हैं, जिसमें से एक है मास्किंग। मास्किंग के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है क्रोमा को पता होना ज़रूरी है पहले। उसके बाद हमें लूमा का पता होना ज़रूरी है। हमें ब्लेंडिंग का पता होना ज़रूरी है। उसके बाद हम आएंगे हमारी लास्ट टर्म के ऊपर, विच इज़ मास्किंग। फिर हम जाएंगे थोड़ा सा सीरियल एडिटिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो हमें करना होते हैं। और ट्रांजिशन, अभी तक हमने बात करी है इन बेसिक्स ट्रांजिशंस की, जिनको एक्चुअली मैं ट्रांजिशन नहीं वाइप कहता हूँ। दीज आर वाइप्स बिटवीन टू शॉट्स, एक को वाइप करना दूसरे शॉट पे जाने के लिए। बट एक्चुअली ट्रांजिशंस जो हैं उनके पीछे टेक्निकल मीनिंग, उनके पीछे थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है। तो जब तक हमारे को वो थॉट प्रोसेस नहीं पता, हम अपनी वीडियोस के अंदर उन ट्रांजिशंस का यूज नहीं कर सकते। तो उससे रिलेटेड हमारी क्लास होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म के अंदर कैसे एक शॉट को दूसरे शॉट में ट्रांजिट किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लेंडिंग, क्रोमा एंड लूमा। नाम से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही नए सब्जेक्ट्स हैं, बट यस, बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। ब्लेंड का मतलब किसी भी किसी भी शॉट के अंदर दो डिफरेंट शॉट्स को ब्लेंड करना। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास एक शॉट ये है, और मैं इसके अंदर किसी भी एक्स्ट्रा शॉट को ब्लेंड करना चाहता हूँ, यानी कि मिक्स करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर अगर सेम लेयर को प्लेस करूँ। अभी के लिए क्या दिखा रहा है कि हमारे पास बैकग्राउंड था, उसके ऊपर हमने एक लेयर रख दिया। लेकिन ब्लेंड का मतलब कि अभी ये दोनों लेयर आपस में मिक्स होंगे। तो अगर मैं इस ओपेसिटी स्लाइडर पे आऊं और इस ओपेसिटी स्लाइडर को मिनिमाइज करूं, तो आपको दिखाई देगा कि ये दो शॉट आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। बट दिस इज अ वेरी बेसिक वे टू ब्लेंड। अभी इसके अंदर आपको दिख रहा है ये ब्लैक है, तो ये बॉक्स सा नजर आ रहा है, जबकि ये बहुत क्लीन ब्लेंड होना चाहिए था। मुझे ये सिर्फ सन चाहिए है, जो मुझे मिल नहीं रहा है। तो देर आर लॉट मोर थिंग्स देन दिस ओपेसिटी इनटू ब्लेंडिंग्स। तो यही हमारा सबसे पहला टॉपिक है। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग टू डिफरेंट शॉट्स टू लुक लाइक वन सिंगल शॉट। ठीक है, हम दो शॉट्स को इस तरीके से आपस में मिक्स करते हैं कि उन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो एक शॉट दिखाई देता है। तो ब्लेंडिंग कहाँ पे मिलता है? अगर मैं देखूं तो इसी ओपेसिटी के ऊपर वीडियो इंस्पेक्टर विंडो में कंपोजिटिंग विंडो है। इस कंपोजिटिंग विंडो का सबसे पहला मोड इज ब्लेंड मोड। ठीक है, तो अगर मैं इस ब्लेंड मोड के आगे जाता हूं तो अभी यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है। नॉर्मल के अंदर आप सिर्फ ओपेसिटी को यूज कर सकते हो। उसके अलावा भी देर आर सो मेनी ऑप्शंस और ब्लेंडिंग ऑप्शंस। मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो अभी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस, बहुत बड़ी लिस्ट ओपन हो जाती है। तो हमें कैसे काम करना है, अभी ये और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई। इनके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब हमें चेक करना होगा कि कब मुझे कौन से ब्लेंड मोड पे जाना है, किसको समझना है, कैसे करना है। तो कंफ्यूजन थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट इसको हम बहुत इजीली, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ उसका फॉर्मूला है। जैसे मैथ्स के अंदर अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको अपनी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पर भी सेम है। अगर हमने इन डिफरेंट टर्म्स का सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि आखिरकार इनका मतलब क्या है, तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें तो इन पूरे ब्लेंडिंग मोड्स को एक लाइन के साथ डिवाइड किया हुआ है। तो लेट्स से कि ये एक लाइन में डिवाइड है, फिर उसके बाद सेकंड है, फिर उसके बाद थर्ड है, एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये एक ग्रुप क्रिएट करते हैं ब्लेंडिंग मोड का। तो अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो दिस ग्रुप आई कैन से इज अ सबट्रैक्ट ग्रुप। तो सबट्रैक्ट ग्रुप इसलिए क्योंकि सबसे पहला सबट्रैक्ट है और उसके अंदर हमारे पास बाकी के ऑप्शंस हैं। सेम वे पे अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं तो दिस इज अवर ऐड ग्रुप। तो ऐड और उसके बाकी सारे टर्म्स। थर्ड ग्रुप जो हमारे पास है दैट इज ओवरले ग्रुप, और उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं। डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन्स, इन दोनों का हम यूज एडिटिंग के अंदर उतना नहीं करते हैं, दो आप इनको भी ट्राई करके देख सकते हो। फिर उसके बाद हमारा आता है स्टेंसिल्स ग्रुप, जिसके अंदर हम एल्फाज और लूमाज को ट्रीट करते हैं। एल्फा ऐड का ऑप्शन अब हमें चाहिए नहीं होता है, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग स्टेंसिल एल्फाज
एंड शिल आउट अल्फास। तो पहले उसके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा अल्फा का ऑप्शन होता था, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अल्फा, अभी यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स हमारे सामने आई हैं, सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड ओवरले। उसके अलावा जो सेकंड टर्म आई है दैट इज अल्फा एंड लूमा। लूमा से आप सब अवेयर हैं, हमने कलर करेक्शन के अंदर इस टर्म को पढ़ा है। सो लूमा इज लाइट। तो जब भी हम लाइट की तरह से काम कर रहे हैं, लाइट के साथ काम कर रहे हैं, तो लूमा। ठीक है, सेम वे पे अल्फा, जब भी किसी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नहीं होता है, जैसे आप देखिए ये पर्टिकुलर शॉट है, तो इसके राइट हैंड साइड में देर इज नो बैकग्राउंड। तो हाँ, मैं बोलूंगा कि ये भी एक तरह से अल्फा इमेज है अभी के लिए, बट मोर और लेस नहीं। अगर मेरे पास सिर्फ ये सन होता और ये ब्लैक एरिया इसमें नहीं होता, तो इसका मतलब कि मैं इस सन का अल्फा इमेज लेकर आया हूं। ठीक है, और इसी अल्फा को हमें बनाना पड़ता है मल्टीपल जोन का यूज करके। जैसे अगर मैं इस लेयर की बात करूं, तो यहां पर बहुत सारा स्मोक है जो ट्राई कलर के अंदर है, और यहाँ पर एरिया है ब्लैक। अब अगर मुझे ये स्मोक किसी लेयर के ऊपर मिक्स करना है, तो मुझे ये ब्लैक एयर लेयर को अल्फा करना पड़ेगा। अल्फा का मतलब कि इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, यानी कि जब ये प्ले हो तो इस ब्लैंक एरिया के अंदर मुझे इस लेयर से नीचे वाला शॉट प्रीव्यू होना चाहिए, जैसे कि इस शॉट के अंदर है। या फिर अगर मैं एडिट पे आऊं और कनेक्ट टाइटल के अंदर आऊं और बेसिक टाइटल, जैसे कि हम टेक्स्ट ऐड करते थे, हम उस पॉइंट पे भी देखें तो हमारा जो ये टेक्स्ट होता था ये भी अल्फा इमेज होता है, क्योंकि अगर ये किसी भी इमेज के ऊपर मैं रखता हूं तो उस टेक्स्ट के पीछे जो है उसका प्रीवियस वाली लेयर का वीडियो दिखाई देता है, या प्रीवियस वाली लेयर दिखाई देती है। ठीक है, चाहे उसके ऊपर कुछ भी क्यों ना पड़ा हो। लेट्स से मैं यहाँ पे ये शॉट पिक करके इसके बीच में रखता हूं, तो अभी इसके ऊपर टेक्स्ट आ गया। तो इसी वजह से ये टेक्स्ट जो है ये अल्फा है, दो इस टेक्स्ट के पीछे मुझे ब्लैक दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली वो ब्लैक नहीं है। जब भी हम उसे किसी प्रीवियस लेयर पे रखते हैं तो वो जो है अल्फा हो जाता है, यानी कि विद नो बैकग्राउंड। तो आपको अल्फा से रिलेटेड एक बात समझनी है, दैट इज when something is not having something or clip or file is not having any background, in that way we can call it as alpha। ठीक है, सेम वे पे मैं बात करूं तो यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन क्या ये ब्लैक जो है ये अल्फा का ब्लैक है या फिर हमें दिखाई दे रहा है, इसको चेक करने के लिए हमें इसको हमारी लेयर के ऊपर रखना पड़ता है। अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो मेरे पास आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्लैक एरिया के नीचे हमारी ये लेयर विजिबल नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि दिस इज नॉट ब्लैक, दो कलर इज ब्लैक बट द बैकग्राउंड इज नॉट अल्फा। ये जो मेरे पास एरोज हैं ये अल्फा नहीं है। तो अगर ये अल्फा नहीं है तो ये क्या होंगे, अल्फा का अपोजिट, दैट इज लूमा। नाउ दिस इज हैविंग अ लूमा बैकग्राउंड, नॉट अल्फा बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये एक छोटा सा दो ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं वापस से हमारे ब्लेंडिंग मोड्स पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस जगह पे आता हूं, ब्लेंडिंग मोड्स को तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला सब्ट्रैक्ट ग्रुप, ऐड ग्रुप एंड ओवरले ग्रुप। हमारा जो सबसे पहला ग्रुप है दैट इज सब्ट्रैक्ट ग्रुप, इसके अंदर जो है हम शेडोज को इग्नोर करते हैं और हाइलाइट्स को डाउन करते हैं, टोन डाउन। यानी कि कोई भी चीज आपके शॉट के अंदर अगर प्योर ब्लैक है तो ब्लेंडिंग मोड सब्ट्रैक्ट का यूज करने पर आप जो है उस ब्लैक को इग्नोर कर दोगे और बाकी चीजों को अपने प्रीवियस शॉट के साथ ब्लेंड कर दोगे। तो अभी क्या है, लेट्स से कि मैं ये सन इस शॉट के अंदर ब्लेंड करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये शॉट में जो मेरा सन है ब्लेंड हो जाए। अब दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको क्रॉप कर लूं, क्रॉप क्योंकि हमारा बहुत शार्प एजेस के बेसिस पे होता है तो मैं कर नहीं सकता, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन आता है मास्किंग। तो मास्किंग भी की जा सकती है, मास्किंग अभी हमने सीखी नहीं है तो हम उस पर जा नहीं रहे हैं। थर्ड ऑप्शन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एंड दैट इज ब्लेंड। ठीक है, अभी ब्लेंड के अंदर मैंने आपको बोला सब्ट्रैक्ट ग्रुप क्या करता है, ये शैडोज को इग्नोर कर देता है
और सिर्फ हाइलाइट्स को ऐड करता है, यूज करता है। ठीक है, ऐड ग्रुप क्या करता है, ये सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया थोड़ा सा। सब्ट्रैक्ट ग्रुप क्या करता है, शेडोज के साथ काम करता है, हाइलाइट्स को इग्नोर कर देता है। इसको मैं दिखाऊंगा आपको एग्जैक्टली exactly कि ये करता क्या है, एक बार थोड़ा सा मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। तो ये जो है शेडोज पे काम करेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में आप देखें तो डार्कन, मल्टीप्लाई, ये जितनी भी डार्कर वैल्यूज हैं या डार्कर नेम्स हैं वही यूज किए गए हैं। दैट मीन्स कि दिस इज प्योरली फॉर शेडोज, डीपर टोन्स, डार्कर टोन्स, जो वाइट नहीं है। और जो वाइट है उसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। इग्नोर का मतलब उसको अल्फा कर देगा, वाइट एरिया को यूज ही नहीं करेगा, इग्नोर मार देगा। सेकंड में हम देखें, हमारे पास ऐड ग्रुप है, ये बिल्कुल सब्ट्रैक्ट ग्रुप का अपोजिट है। अगर ये ब्राइटनेस को इग्नोर करता है तो ये डार्कनेस को इग्नोर करता है। डार्कन का मतलब जो बिल्कुल ब्लैक होगा उसे 100% इग्नोर, जो उससे कम के शेड्स होते जाएंगे, लाइट लेट से डीपर, लाइटर ब्लैक, मिड टोन्स, शेडोज, इन सबको धीरे धीरे उतनी ही इंटेंसिटी से इग्नोर करेगा। और जो हाईलाइट होगा उसको यूज कर लेगा। ठीक है, और थर्ड आता है ओवरले। ये ना तो ब्लैक को इग्नोर करेगा, ये ना तो व्हाइट को इग्नोर करेगा। ये अगर कोई ब्लैक एरिया होगा उसको आपके पिछले क्लिप के साथ मिक्स कर देगा डीपर टोन के लिए, और जो ब्राइट एरिया होगा उसको पिछले शॉट से मिक्स कर देगा ब्राइटर टोन्स के लिए। अब इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। आप यहाँ पे देखें, मैंने 3 डिफरेंट टोन्स यहाँ पर ऐड करी हुई हैं। एक प्योर वाइट इनमें से कुछ नहीं है, क्योंकि आप कभी भी प्योर वाइट और प्योर ब्लैक को ब्लेंड नहीं कर पाओगे, वो इग्नोर ही होगा सिर्फ। तो मैं यहाँ पे इग्नोर नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या करेगा अगर आपके टोन्स में इस तरीके के ग्रेडियंट्स यानी शेड्स होंगे तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सेम नीचे क्लिप है, मैंने उसी को डुप्लीकेट कर लिया है इसके ऊपर, सो दैट वी कैन ब्लेंड दीज टू टुगेदर, और हम देखें कि आखिरकार कौन सा ब्लेंडिंग मोड कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहला ब्लेंडिंग मोड इज सब्ट्रैक्ट ब्लेंडिंग मोड। और इन 3 ब्लेंडिंग मोड्स में से हम 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, दैट इज मल्टीप्लाई। ऐड ग्रुप के अंदर वी विल यूज ऑलवेज स्क्रीन at very first stage, and in overlay group we always use soft light at very first stage। तो ये बाकी के क्या है, ये इसी के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, बट मोस्ट कॉमनली यूज ब्लेंडिंग मोड्स आर मल्टीप्लाई फॉर शेडोज, स्क्रीन फॉर हाइलाइट्स, एंड सॉफ्ट लाइट्स फॉर कॉन्ट्रास्ट। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, मैं उसके बाद बाकी सब पे भी क्लिक करूंगा, बट हम सबसे पहले उन्हीं 3 प्रोफाइल्स को समझ लेते हैं या ब्लेंडिंग मोड्स को समझ लेते हैं। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई का जो मेन वर्क है दैट इज हाइलाइट्स को इग्नोर करना, और मिड टोन्स यानी कि डार्कर टोन्स के जो 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 सब्जेक्ट है या जो टोन्स हैं डार्कर टोन्स की, उनको यूज करना और ब्लेंड कर देना हमारे सॉरी उनको यूज करना और ब्लेंड कर देना हमारे नीचे के शॉट से। अभी आप देखें तो नीचे दोनों हैं, तो अगर ये इस टोन को ब्लेंड करेगा इसी टोन के साथ तो क्या होगा, अगर मैं ग्रे को और ग्रे को मिक्स करूं यानी कि 50% ग्रे में 50% ग्रे और ऐड करूं तो क्या होगा, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं यहाँ पर ये ग्रे है, मैं इस ग्रे को रखता हूँ और इसी ग्रे के अंदर इसका डुप्लीकेट लेता हूँ। तो अभी 2 डिफरेंट ग्रे लेयर्स हैं, और इस ग्रे लेयर को 50% कर देते हैं जरा, और नीचे के ग्रे को भी 50% कर देते हैं अभी सबसे पहले। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये हमारा इस वक्त जो आपको दिख रहा है ये 50% ऑफ ग्रे है। अगर मैंने इस 50% ऑफ ग्रे में 50% ग्रे और ऐड कर दिया तो क्या हुआ, ब्राइट हुआ, डार्क नहीं हुआ। आप देखें तो मैं ऑफ और ऑन करता हूं, राइट, ब्राइट हो रहा है। अगर मैं इसी 50% में और 50% ऐड कर दूं तो और ब्राइट हो जाएगा, मैं और ऐड कर दूं और ब्राइट हो जाएगा, और मैं ऐसे ही जितना भी ऐड करता जाऊं वो ब्राइट होते होते एक टाइम पे वाइट हो जाएगा। ठीक है, सेम वे पे अगर मैं 50% ग्रे में से 50% ग्रे माइनस कर दूं
तो क्या होगा, डार्क होगा। करेक्ट। तो यही ब्लेंडिंग मोड्स हैं, यही हमारे शेडोज, हाइलाइट्स और ओवरले है। तो मैं मल्टीप्लाई को ऐड करता हूं। मल्टीप्लाई का काम है ब्राइटर एरियाज को या वाइट एरियाज को इग्नोर करना, और उसके अलावा जितनी भी टोनल क्वालिटी है उनको शेडोज की तरफ पुश करना, क्योंकि वो ब्लैक के ऊपर रहना पसंद करता है। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूं, आपको दिखाई देगा हर टोन के अंदर एक टोन डाउन हो गया। जो डीपर ग्रे था वो ब्लैक हो गया, जो ग्रे था वो डीप ग्रे हो गया, और जो हाईलाइट था वो लगभग और लाइट होके जो है लाइटर वाइट में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, हाईलाइट को उसने लगभग लगभग इग्नोर रखा है। मैं दोबारा से इसको ऑफ और ऑन करता हूं, तो आपको दिखाई देगा उसने इस पर्टिकुलर पार्ट पे उतना काम नहीं किया। दो इसलिए किया क्योंकि ये प्योर वाइट नहीं था, अगर ये प्योर वाइट होता तो इसको इग्नोर कर देता। लेकिन बाकी की दो टोन्स पे उसने बहुत ज्यादा काम किया और उनको डीपर टोन की तरफ ले गया। सेम वे पे अगर मैं स्क्रीन मोड का यूज करूं, तो अभी ये क्या करेगा, इसका बिल्कुल अपोजिट। जो डार्कर टोन्स हैं उनको इग्नोर करता जाएगा और वाइटर टोन्स के ब्लेंड करेगा। सो स्क्रीन का यूज करें। अभी आप देखें तो इस साइड वाला, मैं अगर इसे लेफ्ट करूं तो पहले डार्क था, जैसे ही मैंने उसे ऐड मोड पे किया वो थोड़ा ब्राइट हुआ, मिड टोन थोड़ा और ब्राइट हुआ, और जो हाईलाइट था वो प्योर वाइट पे आ गया। यानी कि अगर यहाँ पे कोई प्योर ब्लैक होता तो वो उसको इग्नोर कर देता और उसके ऊपर के जितने भी शेड्स हैं उन्हें ब्राइट करता चला जाएगा, यानी कि ब्लेंड करता जाएगा। ठीक है। सेम वे पे अगर हम थर्ड की बात करें, दैट इज सॉफ्ट लाइट, इसको जब मैं क्लिक करता हूं तो व्हाइट और व्हाइट हो गया, ब्लैक और ब्लैक हो गया, और हमारा ग्रे टोन एज इट इज रहा। मैं अगर इसको हिला के दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट और राइट सिर्फ मूव हो रहे हैं, सेंटर पॉइंट वैसे का वैसा ही है। तो ये क्या करता है, हमारा जो ओवरले पार्ट है वो क्या करता है, वो हमारे शेडो को और शेडो कर देगा और डीप कर देगा, हाईलाइट को और ब्राइट कर देगा, तभी कॉन्ट्रास्ट हमारे शॉट में नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम कलर करेक्शन करने के लिए, हम लाइटिंग करेक्शन करने के लिए भी ब्लेंडिंग मोड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी स्टेप को लाइटिंग करेक्शन के अंदर समझते हैं, और फिर उसके बाद में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कैसे ब्लेंड किया जाता है उसके ऊपर भी वापस आता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, यहाँ पे शॉट को देखें। मैं अगर इसे ऑफ करूं तो ये एक शॉट है जो बहुत ब्राइटर शॉट है। ये लगभग ऐसा दिख रहा है कि ओवर एक्सपोज्ड शॉट है। तो मैंने क्या किया, मैं इसका डुप्लीकेट शॉट दोबारा से पिक किया, और मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी मिड टोन्स हैं, जो भी डार्कर टोन्स हैं, ये थोड़ी डार्क हो जाएं, और जो ये हाईलाइट है इसको चाहे तो इग्नोर कर दे, मैं इसको बाद में देखूंगा। तो मुझे कौन से मोड पे जाना है, ऐसा कौन सा मोड है जो मेरे डार्कर टोन्स को और डार्क करेगा और ब्राइटनेस को इग्नोर करेगा। ब्लेंडिंग मोड में से ऐसा कौन सा है, दैट इज सबट्रैक्ट ग्रुप। सबट्रैक्ट ग्रुप का काम ही शेडोज के ऊपर है। हाइलाइट्स को इग्नोर द हाइलाइट्स, वर्क ऑन शेडोज, इग्नोर द शेडोज, वर्क ऑन हाइलाइट्स, इग्नोर द मिड टोन्स, वर्क ऑन शेडोज एज वेल एज हाइलाइट्स। तो ये तीन टोन, तीन डिफरेंट ऑप्शंस। तो सबट्रैक्ट ग्रुप के अंदर सबसे कॉमनली यूज होने वाला इज मल्टीप्लाई। डार्कन भी कुछ करेगा, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या सब रहता है, लेकिन द कॉमनली यूज इन द सबट्रैक्ट ग्रुप इज मल्टीप्लाई। आपको जब भी डार्क करना है किसी चीज को, आपको मल्टीप्लाई की तरफ जाना है। आपको ब्राइट करना है किसी चीज को, स्क्रीन की तरफ जाना है। आपको ब्राइट भी करना है और डार्क भी करना है, तो आपको सॉफ्ट लाइट की तरफ जाना है। तो हमें डार्क करना है तो मैं मल्टीप्लाई की तरफ जाता हूँ। सो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई को क्लिक किया, आपको दिखाई दे रहा है मेरा शॉट और बेटर एक्सपोज हो गया। उसने हाइलाइट्स को, मैं अगर ऑफ और ऑन करूं तो आपको दिखाई दे रहा है स्काई में उसने कोई चेंजेस नहीं किया, ना तो ऊपर लेके गया ना तो नीचे लेके गया, लेकिन जहां भी मिड टोन्स और शेडोज थे उन एरिया को एकदम परफेक्टली करेक्ट कर दिया। आप कार को देखोगे तो कार में भी चेंजेस नहीं आए, एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी दिख रही थी।
सिर्फ उसके आसपास में जहां ग्रे टोन्स था उनको मिड टोन्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वो नीचे ले आया। तो मैंने ये शॉट अपना सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग मोड से यूज करके अपनी उस ओवर एक्सपोज शॉट को एक ही बारी में करेक्ट कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये बाकी के ऑप्शंस क्या करते हैं। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इसका मतलब है कि सेम ब्राइटनेस वैल्यू जो ऊपर वाले शॉट में है, अगर सेम ब्राइटनेस वैल्यू उसकी नीचे वाले शॉट में भी है उस जगह पे, तो उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो इस केस में इसकी ब्राइटनेस वैल्यू ऊपर वाले शॉट की और नीचे वाले शॉट की सेम थी। यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम होगी, यहां पर भी सेम होगी। तो अगर मैं सारी वैल्यूज में से 100 में से 100 माइनस कर दूं तो 0, 10 में से 10 माइनस कर दूं तो 0, 5 में से 5 माइनस कर दूं तो भी 0। तो दैट मीन्स अगर मैं ऊपर वाले शॉट से नीचे वाला शॉट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 0, एंड 0 इज ब्लैक। तो सब्ट्रैक्ट मतलब वो ऊपर के लेयर के पिक्सल देखेगा, नीचे के लेयर के पिक्सल देखेगा, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करता जाएगा। अगर ऊपर के पिक्सल में 50% ब्राइटनेस है और नीचे के पिक्सल में 20% ब्राइटनेस है, तो 50 माइनस 20 यानी कि अब आपकी ब्राइटनेस रह जाएगी 30%। ठीक है, ऐसे ही करते करते वो आपके शॉट्स की ब्राइटनेस को चेंज करेगा। अब क्या करते हैं, मैं इसको रिलीज करता हूं शॉट को, और इसकी जगह कोई और शॉट पिक करते हैं। सो मैं यहां से एक फ्रीज फ्रेम ले लेता हूं, लेट्स से इस शॉट का फ्रीज फ्रेम ले लेते हैं, या फिर हम किसी भी और शॉट का फ्रीज फ्रेम, लेट्स से इसका फ्रीज फ्रेम लेते हैं। सो फ्रीज फ्रेम करने के लिए मैं चाहता हूं कि ये वीडियो का ये फ्रेम फ्रीज हो जाए, तो मुझे एडिट पे और यहां पर ऐड करना होगा कनेक्ट फ्रीज फ्रेम। ठीक है, सो कनेक्ट फ्रीज फ्रेम, ऑप्शन एफ इज द शॉर्टकट। अगर मैं इसे क्लिक करूं तो आपका जहां पे मेरा प्ले हेड था वहां से वो शॉट इन ओवरले हो जाएगा मेरी टाइमलाइन के ऊपर। अब इसकी ड्यूरेशन मैं इधर देखूं तो 4 सेकंड है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और फाइनल कट प्रो पे या बिना सेलेक्ट किए भी आऊं, फाइनल कट प्रो के प्रेफरेंसेस यानी कि उसकी सेटिंग्स के अंदर आऊं और यहाँ पर एडिटिंग के अंदर हम आए, तो आपको यहाँ स्टिल इमेजेस के ड्यूरेशन दिखाई देगी, इट्स 4 सेकेंड। यानी कि जो भी स्टिल इमेज अब मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ या फिर मैं उसको फ्रीज करने वाला हूँ, उसका जो सेकंड रहेगा वो 4 सेकेंड रहेगा। अगर मुझे इसे चेंज करना है सो मैं इसको 3 to 1 सेकेंड्स के आसपास भी आ सकता हूँ। मैं इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं इसके सेकेंड्स को बढ़ा भी सकता हूँ। तो ये जो ड्यूरेशन आया है ये ड्यूरेशन इंक्रीज या फिर डिक्रीज आपके सामने आ जाएगा। 4 सेकेंड इज गुड इनफ। इन केस अगर आप इसको चेंज करते हो, लेट से मैं अभी इसको 10 करता हूँ और हम इस शॉट को डिलीट करते हैं। मैं फिर दोबारा से यहाँ आता हूँ और इस शॉट को फिर दोबारा से फ्रीज करते हैं। सो मेरा प्ले हेड जहां पर है वहां से इन पॉइंट प्ले होगा और 10 सेकेंड आगे तक वो शॉट प्लेस होगा, फ्रीज फ्रेम। सो एडिट में आके कनेक्ट फ्रीज फ्रेम पे आएंगे तो आप देखें अब वो 10 सेकेंड्स का शॉट, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इट इज 10 सेकेंड्स। अब वो 10 सेकेंड्स का स्टिल इमेज आएगा आपके शॉट पे। ठीक है, और डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ पे जाके वापस सेटिंग 4 सेकेंड ही कर देता हूँ, मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर मुझे बड़ा या छोटा करना होगा तो मैं खुद से कर लूंगा। वापस से यहाँ आते हैं और इसका शॉर्टकट है ऑप्शन एफ। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन एफ का यूज करता हूँ और मेरे पास 4 सेकेंड का शॉट आ गया। तो अभी मैं चाहता क्या हूँ, मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ इन पॉइंट और आउट पॉइंट दोनों को। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा ये शॉट ब्लेंड हो मेरे बॉटम शॉट के साथ। सेम वे पे अगर पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो क्या हुआ था कि 0 पिक्सल मतलब पूरा ब्लैकआउट हो गया था। इसका मतलब ये था कि हमारे सारे पिक्सल एक दूसरे से मैच कर रहे थे सेम कंडीशंस के ऊपर। मैं अगर यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे कुछ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पे अलग वैल्यूज है, यहाँ पे अलग वैल्यूज है। सेम वे पे इसमें भी अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज हैं। अब ये क्या करेगा, ऊपर वाली वैल्यू को पिक करेगा, उसकी नीचे वाली वैल्यू से माइनस करेगा, उसके बाद अगर कुछ बचता होगा तो दिखा देगा, नहीं बचता होगा तो ब्लैक कर देगा। सो इसको हम सबट्रैक्ट पे क्लिक करें तो आपको दिखाई दे रहा है कि जहां जहां पर उसकी वैल्यूज
पिक्सल्स की यानी कि ब्राइटनेस की सेम रही, उस जगह पे ब्लैक आता गया, जहां पर नहीं थी वहां वाइट रह गया। तो सबट्रैक्ट ग्रुप का यूज नहीं करते हैं हम, मतलब सबट्रैक्ट ग्रुप का तो यूज करते हैं लेकिन सबट्रैक्ट का यूज नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ स्पेशल काइंड ऑफ इम्पैक्ट कि कोई मेमोरीज आ रही हैं, कुछ इफेक्ट आ रहा है, कुछ आपको मतलब डिफरेंट तरह के ऑप्शंस दिखाने हैं। अभी आप देखें मैंने डार्कन किया तो उसने डार्कर वैल्यूज को ले लिया और ब्राइटर वैल्यूज को इग्नोर कर दिया। तो अगर आप कुछ ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ मेमोरीज का, कुछ कुछ टाइम स्क्रीनिंग का, तो आप ये डिफरेंट बाकी के ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप ब्लेंड करने की बात कर रहे हो तो ब्लेंडिंग मोड का सबसे बेस्ट ऑप्शन इज मल्टीप्लाई। What multiplies does ignore the white, only use the darker area। तो अभी आप देखें आपने क्या किया, मैं इसको नॉर्मल करता हूं वापस। इसका जितना भी वाइट एरिया था उसने इस पूरे वाइट एरिया को इग्नोर कर दिया, सिर्फ डार्कर एरियाज को मेरे पिछले शॉट के ऊपर ले कर दिया। सो अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई पे करूं, आप देखो तो हमने दो डिफरेंट शॉट को एक दूसरे के ऊपर ब्लेंड कर दिया। नाउ दिस शॉट लुक मच मोर डिफरेंट। लेट्स से कि आपको इनको और ज्यादा डीपर करना है, और ज्यादा क्लियर करना है, आपको अपने कलर करेक्शन के अंदर आना है, एक्सपोजर के अंदर आना है और शेडोज को आप डार्क करते जाओगे। तो आपका जो ग्रे था वो ब्लैक में कन्वर्ट होता जाएगा और वो उतना ही विजिबल रहता जाएगा। और व्हाइट को अगर आप नीचे लाओगे तो वो भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हम व्हाइट को अप करेंगे और ब्लैक को डाउन करेंगे, आप देखो आपका पूरा स्काई जो है वो इग्नोर हो गया। तो किसी भी शॉट में से जब हमें स्काई रिप्लेस करना होता है तो दिस इज द गुड टेक्निक टू रिप्लेस द स्काईज। इसी के लिए लूमा का भी यूज किया जाता है। अभी के लिए ये एक छोटा सा एग्जांपल था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ब्लेंडिंग मोड को वापस से नॉर्मल कर देता हूँ। अब हम आते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो जो था कि अगर मेरे शॉट के अंदर डार्क वैल्यूज हैं, मैं एक शॉट देख लेता हूं, मतलब जो थोड़ा डार्क शूट हो गया है लाइक दिस, और मुझे इसको थोड़ा ब्राइट शॉट चाहिए। ठीक है, ये एक शॉट है, मुझे ये शॉट थोड़ा ब्राइटर टोन्स पे चाहिए, ये बहुत डीपर आ चुका है। एक ऑप्शन इज सेलेक्ट द शॉट, गो टू कलर करेक्शन, एक्सपोजर के अंदर आई कैन इंक्रीज, बट आप देख रहे हो इंक्रीज करने पे ये ग्रे हो रहा है ब्लैक। इस ब्लैक को ग्रे करने बचाने के लिए मुझे शेडोज डीप करना होगा और मिड टोन्स को इंक्रीज करना होगा, फिर डीप करना होगा, फिर इंक्रीज करना होगा, तब जाके मैं अपने इस शॉट को थोड़ा ब्राइट कर पाऊंगा। राइट, अब इतने सारे ऑप्शंस की जगह अगर मैं ब्लेंडिंग मोड का यूज करूं तो मैं इसकी भी एक्सपोजर वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूं। अब मेरे को शेडोज को इग्नोर करना है, हाइलाइट्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा था, हाइलाइट्स को इग्नोर कर रहे थे, शेडोज को यूज कर रहे थे। यहाँ पर हाइलाइट्स को यूज करेंगे, शेडोज को इग्नोर करेंगे। यानी कि अगर मैं स्क्रीन करता हूं तो वो ये जो डार्कर एरियाज है इनको उतना यूज नहीं करेगा जितना कि इन ब्राइटर एरियाज को यूज करेगा। तो उनको और ब्राइट करेगा, मिड टोन्स जहां ग्रे है उसको भी व्हाइट की तरफ लेके जाएगा, लेकिन जो ब्लैक टोन्स हैं, जो डीपर टोन्स हैं, उनको एज इट इज छोड़ देगा। तो मैं स्क्रीन प्रेस करता हूँ, अभी के लिए मैंने उसका डुप्लीकेट लिया नहीं है, मैं एक बार इसको डुप्लीकेट करता हूँ, सेलेक्ट करते हैं एंड स्क्रीन प्रेस करते हैं। तो आप देखो मेरे एक ही क्लिक के अंदर ब्राइट और ब्राइट हो गया, मिड टोन ब्राइट हो गया, और मेरे शेडोज को, ये डार्कर टोन्स को उसने इग्नोर कर दिया। तो सेम वही इम्पैक्ट आ गया जो मैं अपनी कलर करेक्शन के बेसिस पे कर रहा था। तो समटाइम to increase the light in a darker shot, to decrease the light in a brighter shot, आपके पास blending mode is a good option। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन जहां पे मैंने बताया ब्लैक और ब्लैक होगा, वाइट वाइट होगा, यानी कि ये जो डीपर टोन्स हैं ये और डीप हो जाएंगी और ये ब्राइटर टोन्स हैं ये और ब्राइट हो जाएंगी, और मिड टोन्स ये वाले एरिया को एज इट इज छोड़ दिया जाएगा।
दैट इज व्हाट द ओवरले ग्रुप इज ऑल अबाउट। जो मिड टोन्स को लीव कर देता है, शेडो को और डीपर करता है, ब्राइटनेस को और ब्राइटर करता है। सो उसके लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट लाइट का। सो मैं जैसे ही इसे क्लिक करता हूं, अभी आपको दिखाई देगा डार्क एरिया और डार्क हो गए, ब्राइट एरिया और ब्राइट हो गए, लेकिन जो मिड टोन्स था वो एज इट इज का एज इट इज ही दिखाई दे रहा है। मैं अगर लेफ्ट और राइट करूं आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कंट्रास्ट बिल्ड करता है। तो जब भी आपको आपके ब्लेंडिंग शॉट को कंट्रास्ट बिल्ड करना है, यानी कि उसके डार्कर टोन्स को भी पिछले लेयर के साथ मिक्स करना है, तो आपको ओवरले आपको जो है ओवरले ब्लेंड मोड का यूज करना है। सेम वे पे मैं अगर इसी शॉट को डुप्लीकेट करूं, अभी इसके अंदर स्क्रीन का पहले यूज करते हैं। तो स्क्रीन क्या करेगा, ये जो ब्लैक एरियाज है इनको छोड़ देगा, बाकी पूरे एरियाज को और ब्राइट कर देगा। तो मैं जैसे ही स्क्रीन करता हूं आपको दिखाई देगा। मैं अगर इसे ऑन और ऑफ करूं, तो ये जो डार्कर टोन्स थे ये एज इट इज हैं, तब भी ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे हैं, लेकिन बाकी पूरा शॉट जो है वो बहुत ब्राइट हो गया है। सेम वे पे अगर मैं सॉफ्ट लाइट का यूज करूं, तो ब्राइट और ब्राइट, डार्क एरिया और डार्क, और मेरे शॉट में आ जाएगा कॉन्ट्रास्ट। तो मैं जैसे इसे क्लिक करूं, अभी आपके शॉट में आ गया कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अभी शेडोज डीप हुए हैं और ब्राइटनेस और ब्राइट हुआ है, और मिड टोन्स आप देखोगे तो मिड टोन्स को उसने एज इट इज छोड़ दिया है। जैसे कि ये एरिया, जैसे कि यहाँ कुछ एरिया, उन पे वर्क नहीं किया है। तो आप अपने शॉट की लुक के बेसिस पे इन ब्लेंड मोड्स का भी यूज कर सकते हो, ताकि आप जल्दी से किसी भी एक्सपोजर लेवल पे पहुंच जाओ। आपको लगता है आपका शॉट बहुत ब्राइट है, आप मल्टीप्लाई का यूज करो, आपका शॉट परफेक्ट हो जाएगा। अब आपको लगता है ये ज्यादा डीप हो गया है, थोड़ा इससे ब्राइट रहना चाहिए, आप इस ओपेसिटी स्लाइडर का यूज कर सकते हो। और अभी अगर मैं इसे माइनस और प्लस करूं, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकता हूं। अगर यहाँ पे ये परफेक्ट लग रहा है, तो एट ओपेसिटी ऑफ 68% माई शॉट इज लुकिंग गुड। ठीक है, सेम वे पे अगर मैं फिर उसी शॉट पे आता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया आपका शॉट, ऐसा नहीं चाहिए था आपको, तो आप अपनी ओपेसिटी को फिर लूज करोगे और आपके शॉट में इम्पैक्ट वापस आता चला जाएगा। सो मैं यहाँ पे देखूं, इसे क्लीन करते हैं, और जब मैं धीरे धीरे इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, तो वापस से डार्कनेस वापस आ रही है, और मैं जीरो कर देता हूँ तो उतनी ही डार्कनेस है जितनी थी। तो अभी ये है। ठीक है, तो आप ओपेसिटी स्लाइडर के बेसिस पे अपने दो शॉट्स को ब्लेंड कर सकते हो। सेम वे पे अगर मैं इसे सॉफ्ट लाइट के अंदर करूं, तो मैं कितना डीप करना चाहता हूँ ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को, और या फिर मैं इस स्लाइडर को मिक्स करूं, तो मैं किसी एक पॉइंट पे इसको स्टॉप करके इस शॉट को यूज कर सकता हूँ। सो दैट इज अबाउट ब्लेंडिंग मोड। इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो डिफरेंट तरह का इम्पैक्ट देते हैं। आप देखोगे आप उनको, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या किया जा सकता है। मोर और लेस मैं आपको ये बताऊं, बाकी जितने भी ब्लेंड मोड्स हैं ये सिर्फ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं बीट के साथ, कहीं इमेजिनेशन के साथ यूज करने के काम आते हैं। बट सॉफ्ट लाइट, स्क्रीन एंड मल्टीप्लाई जो है क्रिएटिवली यूज करने के काम आते हैं। मैं लीनियर डॉज पे करूं, अभी आपको अलग इम्पैक्ट दिखेगा, कलर पे अलग दिख रहा है, कलर बर्न पे आपको डिफरेंट इम्पैक्ट दिखाई देगा, लीनियर बर्न पे अलग दिखेगा, एंड डार्कन टोन्स पे अलग दिखेगा। तो बाकी के सब जो है वो उन्हीं वैल्यूज के अंदर ही कुछ ना कुछ अलग करते हैं, बट दीज आर द मेन कॉमनली यूज मल्टीप्लाई, स्क्रीन एंड सॉफ्ट लाइट। तो ये था हमारा ब्लेंडिंग मोड का कुछ बेसिक ऑप्शन, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे ब्लेंडिंग मोड को हम यूज कर सकते हैं क्रिएटिवली, एक ही शॉट को दो कॉपीज को मिक्स करके उसकी लाइटिंग एडजस्टमेंट करने के लिए। लेकिन ब्लेंडिंग मोड इससे थोड़ा ज्यादा भी है। हम सिर्फ ना सिर्फ किसी एक शॉट को, बल्कि दो शॉट्स को भी आपस में मिक्स कर सकते हैं ऑन अ क्रिएटिव वे। जैसे मैंने अभी आपको वो स्टिल इमेज मर्ज करके दिखाया था, सेम वे पे हम कुछ
ऐसे पैरामीटर्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं इस शॉट के अंदर सन को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस शॉट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि नीचे का ब्लैक कट जाए। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा ये सन इस शॉट का पार्ट हो और इसका जो ये ब्लैक एरिया है ये रिमूव हो जाए। और ब्लैक एरिया को इग्नोर करने के लिए कौन सा ब्लेंडिंग मोड यूज करते हैं हम? मैं एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है कि बीच का ब्राइटर एरिया इज गेटिंग इग्नोर्ड। इग्नोर का मतलब कि उसके नीचे का जो एरिया है वो दिखाई देगा और बाकी के एरिया एज इट इज रहेंगे। लेकिन अगर हम ऐड ग्रुप के ऊपर आएंगे यानी स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो ब्लैक एरिया गेट इग्नोर्ड और मेरा ब्राइटर एरिया विल गेट मिक्स्ड। ठीक है, अभी अगर मैं इस शॉट को यहाँ पे मिक्स करता हूँ, तो मैं एक बार और एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों शॉट्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि शॉट थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे। अभी मैंने कंपाउंड कर लिया और उस कंपाउंड के ऊपर हमारे इस ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन पे डाला। जो नॉर्मल करने पे ब्लैक था, मैंने इसको स्क्रीन मोड पे ऐड कर दिया। अभी आप देखें तो सिर्फ सन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी और ले लूं तो आपको दिखाई देगा कि थोड़ा ब्राइटर सन दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स भी एक्स्ट्रा आ गए हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए थे। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इन टोन्स को डार्कर टोन्स में कन्वर्ट करना होगा सो दैट डार्कर विल गेट एलिमिनेटेड। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे मेरे कलर करेक्शन के अंदर आना है, एक्सपोजर में आना है और यहाँ पे ब्लैक वैल्यूज को डायल करना है, नीचे करना है। यहाँ पे भी नीचे वाले शॉट में भी आई हैव टू कम डाउन और मुझे ब्लैक वैल्यूज को डाउन करना है। अभी आप देखें तो वो एजेस डार्क हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ब्लैक ऑलवेज एलिमिनेट इन द ब्लेंडिंग मोड। अब मैं इस दोनों शॉट को सेट करके जहां पर भी मुझे इनकी ट्रांसफॉर्म यानी पोजीशन को मूव करना है, आई कैन मूव एट दैट पोजीशन। ठीक है, तो आपको अब दिखाई देगा। मैं थोड़ा स्केलिंग भी इंक्रीज कर लेता हूँ तो अभी आपको दिखाई देगा कि ये बहुत ही क्रिएटिवली शॉट ऐड हो गया है। और मैं थोड़ा सा इनका ब्लेंड मोड कम कर देता हूँ। एंड नाउ व्हेन आई प्ले दिस शॉट, यहाँ पे एंगल इज नॉट मूविंग क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हमारा जो जो शॉट है वो रोटेट या कैमरा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हमारे शॉट में कैमरा मूवमेंट है तो हमारे एनिमेशन में भी कैमरा मूवमेंट होना चाहिए, तभी वो उसके साथ फिक्स रहेगा। तो मैं एक बार इसको मिक्स कर देता हूँ। अभी मिक्स करने पे सारी प्रॉब्लम दोबारा से वैसी ही आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि कंपाउंड क्लिप तो ब्लेंड है ही नहीं। आप देखो तो इधर नॉर्मल है, इसके अंदर की फाइल्स आर ब्लेंडिंग विद ईच अदर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी एक बार ब्लेंड कर देता हूँ। लेकिन अभी वो इम्पैक्ट नहीं आया जो पहले आया था। इसके लिए आपको मोर और लेस क्या करना है? कंपाउंड क्लिप्स को उतना ज्यादा आपस में मिक्स नहीं करना। अभी हम क्या करते हैं, पहले एक ही शॉट के बेसिस पे अगर आपको लगता है कि आपको ये सन किसी एक ही जगह पे चाहिए, शॉट मूव करे तो सन भी मूव करे, दैट मीन्स आपको इसकी की फ्रेमिंग को ऐड करना है। मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ सो दैट आई कैन सी दैट सन यहाँ पर है। इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे स्केल, स्केल तो मुझे नहीं चाहिए लेकिन पोजीशन, पोजीशन मैंने मार्क किया। इस पोजीशन पे मैंने एक की फ्रेम लगाया और मैं थोड़ा सा अपने लेयर को, एडिट को आगे लेके जाता हूँ और हमने लगभग इस पॉइंट पे किया हुआ था। मैं वापस से इसको मूव करके उस जगह पे ले आऊंगा। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट मैंने ऐड किया। मैं राइट क्लिक करता हूँ, शो वीडियो ऑप्शन के अंदर आपको दो की फ्रेम दिखेंगे। फर्स्ट पे हम हमारे फर्स्ट पोजीशन पे थे, मैं इसी लाइन को फॉलो करूंगा, इस लाइन को इसी के ऊपर सन को रखने की कोशिश करूंगा। सो सेकंड पॉइंट पे आया, वहां पे भी मैंने उसे ही रखा। मैं थोड़ा और मूव करता हूँ, अभी भी मैं इस की फ्रेम को पोजीशन को मूव करके उसके ऊपर ही रखता हूँ। और थोड़ा आगे चलते हैं। अब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है तो मैं हल्का सा अभी भी इधर बस मूव कर देता हूँ। दो अब ये कहीं भी जाए, इस सन का डायरेक्शन तो इधर ही रहेगा। सो थोड़ा वापस आते हैं। सो अब आप देखें तो सन इधर रह गया है, हमारा पोजीशन यहाँ पर है। सो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ वापस से हमारे यहाँ पर। और
इस पॉइंट पे देखें तो भी ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच में एक बार देखें, क्या ये आउट है? नहीं आउट है। और मैं अब आता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट पोजीशन के ऊपर और इसको पूरा का पूरा शिफ्ट कर देता हूँ। तो मैं की फ्रेमिंग्स सब जगह पे लगाता जा रहा हूँ। तो ए और बी की फ्रेम के बीच में मुझे आके चेक करना है, क्या ये आउट तो नहीं है? बिल्कुल आउट नहीं है। अब अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, मैं एक बार इसको रेंडर कर लेता हूँ सो दैट ये जंप ना करे। सो ये ऊपर जो लाइन है दैट इज अबाउट रेंडर, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी प्ले करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि जैसे जैसे शॉट मूव कर रहा है, मेरा सन भी उसके साथ मूव कर रहा है एंड इट इज स्टिकिंग दैट। तो हमने ट्रैकिंग जो है वो बहुत बेसिक की फ्रेमिंग के बेसिस पे कर ली है। तो कभी कभी चीजें दिखने में बहुत मुश्किल लगती हैं बट उतनी मुश्किल होती नहीं है। तो ट्रैकिंग भी क्या करता है, सेम यही इम्प्लीमेंट करता है चीजों को, लेकिन उसके अंदर वो ऑटोमेशन करता है। क्योंकि जब हम कभी कभी खुद से की फ्रेम करते हैं तो हम वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं ढूंढ पाते कि जहां पे हमें चीजों को फिक्स करना है। तो अभी मैं इसका एक और डुप्लीकेट कर देता हूं सो दैट सन लुक मोर इम्पैक्टफुल। एंड नाउ व्हेन आई प्ले द शॉट, तो आप देखें तो हमारा शॉट कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ब्लेंडिंग मोड हमारे सामने एक और ऑप्शन ऑन करती है, दैट इज मर्जिंग ऑफ क्लिप्स। इसको और ज्यादा पढ़ेंगे आगे। अभी हमें ऐसे ही ब्लेंड, क्रोमा और लूमा तीनों का यूज करना है। बट इन तीनों का मेन पर्पस क्या है? टू मेक एन इमेज अल्फा। अगर हम किसी इमेज को अल्फा बना पाए, यानी कि उसका ब्लैक या वाइट डिलीट कर पाए, तो हम उसको दो लेयर्स के साथ मर्ज कर सकते हैं टू मेक मोर इम्पैक्टफुल वीडियोस। ठीक है, तो इसी में मैं एक ग्राफिक आपको दिखाऊंगा। जब हम क्रोमा, लूमा और ब्लेंड को सीख लेंगे तो हमारे ग्राफिक के बेसिस पे मैं एक मास्टर वीडियो आपको दिखाता हूँ। अगर मैं दिखा पाया तो कैसा दिखता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो ये इस तरीके का ग्राफिक है। मैं वापस से ऑन करता हूँ, ये आपके सामने एक ग्राफिक आ रहा होगा। ये मैंने जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव कुछ वीडियोस बनाए थे और उनमें से ये एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ ब्लेंडिंग मोड्स, क्रोमा और अल्फा इमेजेस का यूज करके इस ग्राफिक प्लेट को बनाया था एंड इट कम आउट वेरी वेरी वेल। तो आपके सामने पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाती हैं जब आप ब्लेंडिंग मोड, क्रोमा और लूमा को सीख जाते हैं। सो मैं प्ले करके दिखाता हूँ। मैं ये सारे रिसोर्सेज भी बताऊंगा, कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कैसे हम कर पाते हैं। राइट, तो मैं इसको एक दो बार प्ले कर देता हूँ तो आप देखो तो चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। आपको सिर्फ सही ऑप्शंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको सही ऑप्शन पता होते हैं तो आप उन्हें राइट टाइम पे यूज़ करते हो और उनको मिक्स एंड मैच करके आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेते हो। एडिटर्स नेवर बी लाइक एन ग्राफिक डिजाइनर्स, बट दे कैन क्रिएट मल्टीपल थिंग्स बहुत इजीली। ग्राफिक डिजाइनर को ये पूरा अगर बनाने को बोले तो वो पहले इन पैटर्न्स को भी बनाएगा, वो इसको भी बनाएगा, वो इस इमेज के साथ भी कुछ करेगा, ये एनिमेशंस भी खुद से बनाएगा, बहुत सारी चीजें वो खुद बनाएगा, फिर उसके बाद उनको मिक्स करना शुरू करेगा। बट एडिटर क्या करता है, वो रिसोर्सेस का यूज करता है, अपनी एडिटिंग टेक्निक का यूज करता है और उनको मिक्स एंड मैच करके अपने लिए एक नया एलिमेंट बना लेता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडिटर एंड अ ग्राफिक डिजाइनर। तो देखें ये बहुत अच्छा निकल के आया। अब इसको मैंने कैसे ब्लेंडिंग मोड्स का यूज करके, मैंने क्रोमा का यूज करके, मैंने लूमा का यूज करके, मैं जो है अल्फा मोड्स का यूज करके, मैं यहाँ पे स्टेंसिल्स का यूज करके कैसे इन सबको बनाया, ये जब हम पूरा सीख जाएंगे, दैट इज क्रोमा, लूमा एंड ग्रीन स्क्रीन, उसके बाद जो है ब्लेंडिंग मोड, उसके बाद मैं आपको ये क्रिएट करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको यूट्यूब पे भी सारे ऑप्शंस दिखाऊंगा, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, आपको कैसे सर्च करना है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर। यूट्यूब इसलिए क्योंकि वो फ्री साइट है, वो सब चीज़ें पेड भी हैं, आप चाहो तो पेड पे जा सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा सीखने के लिए हमेशा गो टू फ्री रिसोर्सेस
जब एक बार टेक्निक हो जाए उसके बाद यू कैन गो विद पेड वन, ताकि आप कमर्शियली उनका यूज कर सको। ठीक है, और मैं अगर इस पर्टिकुलर बग की बात करूं तो ये पूरा का पूरा फ्री बेसिस पे है, और अगर कोई भी इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ सकती है, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक किसी एक पर्टिकुलर वीडियो पे आती है। जब आप चीजों को ब्लेंड कर देते हो तो यूट्यूब इज ऑल्सो गिविंग यू अ फ्रीडम टू रिक्रिएट और ब्लेंड थिंग्स एंड क्रिएट और से दैट दिस इज योर पर्टिकुलर क्रिएशन। ये उसकी पॉलिसी के अंदर है, इसीलिए आपके ऊपर कभी भी क्लेम नहीं आने वाला है। So this is it for today's class. Let's meet on another day. Till then, take care. Bye bye. Good night.